पिछले वीडियो में मैंने योद्धाओं द्वारा मौलिक नियमों की समझ के बारे में बताया था। एक बार जब वे एक सीमा को पार कर लेते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति, गति और इच्छा शक्ति में एक गुणात्मक उछाल आता है। लेकिन आप सोच सकते हैं, ये प्रतिभाशाली योद्धा साधारण योद्धाओं की तुलना में कितने ताकतवर होते हैं। बिना एक स्पष्ट तुलना के इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इस विषय में गहराई से जाने से पहले आइए पहले संक्षेप में देखें कि योद्धा मौलिक नियमों की समझ कैसे विकसित करते हैं। आमतौर पर योद्धा केवल तब अपनी स्वयं की डोमेन क्षेत्र बनाना शुरू करते हैं जब वे यूनिवर्स स्तर तक पहुंचते हैं। अगर एक यूनिवर्स स्तरीय योद्धा इस चरण में डोमेन नहीं बना सकता है तो उसके डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचने की संभावना कम होती है। दूसरी ओर वे यूनिवर्स स्तरीय योद्धा जो डोमेन विकसित कर सकते हैं और खासकर जो डोमेन मास्टरी के 9वें स्तर तक पहुंच जाते हैं, उनके पास डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचने का अच्छा मौका होता है। एक बार जब वे डोमेन मास्टर बन जाते हैं तो वे आधिकारिक तौर पर मौलिक नियमों की समझ के पथ पर चलते हैं। अगर एक डोमेन मास्टर मौलिक नियमों की सीमा को नहीं समझ पाता है तो इसका मतलब है कि उसके पास वर्ल्ड मास्टर स्तर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वे प्रतिभाशाली योद्धा जो स्टार स्तर पर ही शक्तिशाली डोमेन रखते हैं या इस स्तर पर ही मौलिक नियमों को समझना शुरू कर देते हैं, असाधारण उपलब्धियों के लिए नियत होते हैं। यह लगभग निश्चित है कि अगर वे अपना प्रशिक्षण जारी रखते हैं तो वे डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचेंगे और यहां तक कि उनके वर्ल्ड मास्टर स्तर तक पहुंचने की उच्च संभावना होती है। अब आइए देखें कि ये प्रतिभाशाली साधारण योद्धाओं की तुलना में कितने ताकतवर होते हैं। वास्तव में 9वें स्तर के स्टार स्तरीय योद्धा जिनका डोमेन 8वें या 9वें स्तर का होता है, वे साधारण स्टार स्तरीय योद्धाओं के बीच लगभग अजेय होते हैं। वे थोड़े समय में 10 से 20 9वें स्तर के स्टार योद्धाओं को हरा सकते हैं। अगर उनके पास उत्कृष्ट गुरु और उन्नत मार्शल आर्ट्स तकनीकें हैं तो वे अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लगभग 50 9वें स्तर के स्टार योद्धाओं को मार सकते हैं। ऐसे में इन प्रतिभाशाली योद्धाओं की ताकत पहले स्तर के यूनिवर्स योद्धा के करीब होती है। सामान्य तौर पर एक यूनिवर्स स्तर के योद्धा की युद्ध शक्ति 40 स्टार स्तर के योद्धाओं के एक साथ लड़ने के बराबर होती है। हालांकि ये प्रतिभाशाली योद्धा पहले स्तर के यूनिवर्स योद्धा को मार नहीं सकते, लेकिन अगर वे अपने डोमेन का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें तो उनके पास पहले या दूसरे स्तर के यूनिवर्स योद्धा के पूर्ण शक्ति हमले से बचने का मौका होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में उल्लेखित चरित्र लॉन्ग युन को लें। वह पृथ्वी डोमेन और अंतरिक्ष डोमेन को पूरी तरह से एकीकृत कर सकता है। डोमेन दबाव के मामले में उसकी प्रदर्शन क्षमता इस पिनेकल जीनियस बैटल प्रतियोगिता में सभी प्रतिभाओं में सबसे मजबूत मानी जा सकती है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी ताकत से बहुत अधिक नहीं है, उसकी रक्षा को तोड़ना लगभग असंभव है। एक योद्धा के रूप में लॉन्ग युन आत्मा मास्टर्स के खिलाफ भी खड़ा रह सकता है। उसका डोमेन रक्षा प्रतिद्वंद्वी के हमलों को काफी हद तक कमजोर कर देता है, जिससे आसपास की लड़ाई की जगह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में महसूस होती है। सामान्य तौर पर जिन स्टार स्तरीय योद्धाओं के पास डोमेन होता है उन्हें किसी भी आकाशगंगा में प्रतिभाशाली माना जाता है। जो स्टार स्तर पर मौलिक नियमों की समझ विकसित कर लेते हैं और उनकी सीमा को पार कर लेते हैं, उन्हें एक यूनिवर्स कंट्री के भीतर शीर्ष प्रतिभा माना जाता है। और जो बात और भी आश्चर्यजनक है वह यह है कि कुछ स्टार स्तरीय योद्धा एक ही समय में 2 मौलिक नियमों की समझ और सीमा को पार कर सकते हैं। ऐसी उपलब्धि पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है, जहां पिछले प्रतिभा प्रतियोगिताओं में केवल शीर्ष 20 योद्धा ऐसा कर पाए हैं। भले ही 20 बहुत लग सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में बहुत कम है। यह देखते हुए कि केवल क्यानवू यूनिवर्स कंट्री में ही 800 बिलियन से अधिक योद्धा प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और मान लें कि हर यूनिवर्स कंट्री में समान संख्या में प्रतिभागी हैं, तो 1008 यूनिवर्स कंट्रीज के कुल प्रतिभागियों की संख्या 1 ट्रिलियन से अधिक होगी। इस विशाल संख्या में से केवल लगभग 20 स्टार स्तरीय योद्धा एक ही समय में 2 मौलिक नियमों को समझने और पार करने में सक्षम होते हैं, जो इस कठिनाई को दर्शाता है। ये सुपर प्रतिभाएं जैसे वुका, एचेन, लॉन्ग युन और रोंग जून, जिन्होंने मौलिक नियमों में एक निश्चित स्तर की समझ हासिल की है, उन्हें उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सक्षम बनाते हैं। आप सोच सकते हैं, एक योद्धा अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को कैसे हरा सकता है। आखिरकार हर बार जब कोई नया स्तर पार किया जाता है तो यह जीवन के आनुवंशिक सार में एक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी शारीरिक संरचना एक नए चरण में पहुंच जाती है। वास्तव में मौलिक नियमों की समझ द्वारा प्रदान किया गया समर्थन स्तर के अंतर को पाट सकता है। हम एक योद्धा की तुलना एक साधारण मनुष्य से कर सकते हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना एक बड़े पत्थर से कर सकते हैं। जितना बड़ा पत्थर उतना ही उच्च प्रतिद्वंद्वी का स्तर। तर्कसंगत रूप से मानव शक्ति सीमित है और जब एक पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए उसे हिलाना असंभव हो जाता है। लेकिन उपकरणों और अन्य सहायक साधनों के साथ हम अभी भी पत्थर को हिला सकते हैं। ये उपकरण और सहायक साधन योद्धा के हथियारों, गुप्त तकनीकों और मौलिक नियमों की समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब एक योद्धा की मौलिक नियमों की समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वे इतनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं कि वे उन पत्थरों को भी हिला सकते हैं जिन्हें वे सामान्य रूप से नहीं हिला सकते, मतलब वे अपने स्तर से ऊपर के दुश्मनों को हरा सकते हैं। हालांकि उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर उपकरण खराब गुणवत्ता के हैं तो वे दबाव में टूट सकते हैं जब पत्थर को हिलाने की कोशिश की जाती है। यह उसी तरह है जैसे कि निम्न गुणवत्ता वाले हथियार योद्धा को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए लो फेंग, जो यूनिवर्स स्तर 9वें चरण में था, उसने एक बार डोमेन मास्टर स्तर 2 आत्मा मास्टर को हराया था। लेकिन यान शेन आर्मामेंट की मदद के बिना भले ही लो फेंग ने नियमों की गहरी समझ विकसित कर ली हो, वह जीवन मृत्यु की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं पाता। तो यह देखते हुए कि उनके पास उच्चस्तरीय हथियार हैं, ये सुपर प्रतिभाएं साधारण योद्धाओं की तुलना में कितनी ताकतवर होती हैं। पिनेकल जीनियस बैटल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले के दृश्यों को याद करें जहां हमने रोंग जून को एक योद्धा को मारते हुए देखा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस योद्धा को उसने हराया वह वास्तव में यूनिवर्स स्तर 1 का था। तथ्य यह है कि रोंग जून ने बिना खरोंच के अपने प्रतिद्वंद्वी को मार दिया। यह संकेत देता है कि उसकी ताकत कम से कम यूनिवर्स स्तर 2 के योद्धा के करीब है। उपन्यास के अनुसार वह युद्ध तलवार जिसे रोंग जून ने इस योद्धा को मारने के लिए इस्तेमाल किया वही तलवार थी जिसे उसने एलिमिनेशन स्टेज और मेले बैटल्स में इस्तेमाल किया था, न कि वह उच्चस्तरीय तलवार जिसे उसने लुओ फेंग के साथ अपनी एक पर एक लड़ाई में इस्तेमाल किया था। इससे पता चलता है कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना भी रोंग जून आसानी से एक यूनिवर्स स्तर 1 योद्धा को हरा सकता था, जो यह साबित करता है कि उसकी युद्ध शक्ति कम से कम यूनिवर्स स्तर 2 योद्धा के स्तर की थी। क्या आपको विंडमिल याद है? दरअसल विंडमिल ने अंततः पिनेकल जीनियस बैटल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यानबू यूनिवर्स कंट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालिफाई किया। विंडमिल द्वारा हवा के मौलिक नियमों की समझ के स्तर के आधार पर उसकी शक्ति लगभग यूनिवर्स स्तर 1 योद्धा के बराबर है। प्रशिक्षण स्पेस एलिमिनेशन स्टेज में विंडमिल और रोंग जून के प्रदर्शन को देखते हुए रोंग जून सैकड़ों अगर नहीं तो हजारों विंडमिल जैसे योद्धाओं को एक साथ मार सकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोंग जून की युद्ध शक्ति यूनिवर्स स्तर 3 के योद्धा के बराबर है। यह भी इंगित करता है कि पूरे ब्रह्मांड के शीर्ष 20 प्रतिभाशाली योद्धाओं की शक्ति यूनिवर्स स्तर 2 से लेकर यूनिवर्स स्तर 3 तक होती है। तो मृत्यु देवता बोलान, जो मिंग यू के अनुसार रोंग जून से भी अधिक शक्तिशाली है, वास्तव में कैसा अस्तित्व है? जब शक्तिशाली अमर इन शीर्ष प्रतिभाओं का मूल्यांकन करते हैं तो वे आमतौर पर एक सीमा आधारित आकलन का उपयोग करते हैं, जैसे किसी को शीर्ष 10 या शीर्ष 5 में रैंक करना, और केवल तभी स्पष्ट संख्या का उपयोग करते हैं जब अंतर स्पष्ट हो। हालांकि बोलान को व्यापक रूप से नंबर 1 माना जाता है क्योंकि अंतरिक्ष के मौलिक नियमों की उसकी समझ कई वर्ल्ड मास्टर्स से भी बहुत आगे है। तुलना में अन्य प्रतिभाएं कम प्रभावशाली लगती हैं। हालांकि लुओ फेंग ने बाद की लड़ाइयों में असाधारण प्रदर्शन किया और क्यानबू यूनिवर्स कंट्री के सभी स्टार स्तरीय योद्धाओं में दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन अमरों की नजर में उस समय लुओ फेंग की शक्ति केवल ब्रह्मांड के शीर्ष 5000 प्रतिभाशाली योद्धाओं के भीतर थी। फिर भी बोलान एक ही समय में लुओ फेंग जैसे लगभग 10,000 योद्धाओं को पल भर में मार सकता था, और वह रोंग जून जैसे योद्धाओं की हजारों की संख्या में योद्धाओं को भी तुरंत हरा सकता था। जब हम बाद में बोलान के चाओस सिटी में टोंगटियन ब्रिज पर प्रदर्शन का अध्ययन करते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति लगभग यूनिवर्स स्तर 6 या यहाँ तक कि स्तर 7 के योद्धा तक पहुंच गई थी। आत्मा मास्टर नियंत्रकों और योद्धाओं से अलग गैलेसी, जो एक भ्रम विशेषज्ञ आत्मा मास्टर है, भौतिक शक्ति के अंतर के बावजूद लाभ बनाए रख सकता है। यद्यपि वह युद्ध शक्ति में ब्रह्मांड के शीर्ष 20 प्रतिभाशाली योद्धाओं की तुलना में थोड़ा कमजोर है, फिर भी वह उनमें से लगभग सभी को मार सकता है। इसका कारण यह है कि वह मुख्य रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी की चेतना पर हमला करता है, उनकी चेतना को ध्वस्त करने या यहाँ तक कि उन्हें भ्रम में मरने का कारण बनाता है, बजाय इसके कि वह शारीरिक लड़ाई में उलझे। इसलिए भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति यूनिवर्स स्तर 5 के योद्धा के बराबर हो, अगर उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो भी गैलेसी उन्हें अपने भ्रमों से मार सकता है। हालांकि भ्रम विशेषज्ञ अजेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बोलान गैलेसी के भ्रमों से पूरी तरह से अप्रभावित रह सकता है। इसका कारण यह है कि जब एक योद्धा की मौलिक नियमों की समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो उनकी इच्छा शक्ति भी ब्रह्मांड की इच्छा के प्रभाव में काफी बढ़ जाती है। बेशक इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी स्टार स्तरीय योद्धा होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति अत्यधिक मजबूत होती है, भले ही उन्होंने कभी मौलिक नियमों को नहीं समझा हो, जैसे हांग को पिनेकल जीनियस बैटल प्रतियोगिता में नजरअंदाज की गई प्रतिभा माना जा सकता है। युद्ध शक्ति के मामले में वह उन लाखों प्रतिभाशाली योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकते जिन्होंने ब्रह्मांड में अखाड़े की लड़ाइयों में सफलता पाई, लेकिन इच्छा शक्ति के मामले में वह अद्वितीय हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स स्तर पर भी हांग राजा स्तर के अमर द्वारा डाले गए भ्रमों से अप्रभावित रहता था, जो कि लुओ फेंग भी गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की इच्छा शक्ति के बावजूद हासिल नहीं कर सका।
दुर्भाग्य से पिनेकल जीनियस बैटल प्रतियोगिता ने हांग को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं दिया। अन्यथा अपनी इच्छा शक्ति के साथ वह सीधे सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली सदस्यों की श्रेणी में आ सकते थे और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक कोर सदस्य बन सकते थे। सौभाग्य से हांग की असाधारण इच्छा शक्ति ने उसे ह्यूज एक्स डोजो ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर सदस्य और एक यूनिवर्स मास्टर का शिष्य बनने का मौका दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि यूनिवर्स मास्टर का शिष्य बनने के लिए केवल असाधारण प्रतिभा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मास्टर स्तर की न्यूनतम शक्ति भी आवश्यक होती है। फिर भी हांग को यूनिवर्स स्तर पर रहते हुए ही एक यूनिवर्स मास्टर का शिष्य स्वीकार किया गया, जो उसकी प्रतिभा की कितनी ऊंची सराहना की गई थी इसका प्रमाण है। इन नए पात्रों में से आपको किसका डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया? किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कृपया अपने विचार कमेंट्स सेक्शन में साझा करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।